हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए दुनिया और भारत की कुछ लोकप्रिय हॉरर स्टोरीज़ का पार्ट 2 लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप उन स्टोरीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। कहानियों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, रोडे आइसलैंड हॉन्टिंग। सन 1970 में अमेरिका के पेरेन दंपति और उनके बच्चों ने एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए एक नए घर की तलाश की और उन्हें रोडे द्वीप पर एक 200 एकड़ का मकान मिल गया। एक हंसते खेलते परिवार को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था, मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आगे आने वाले दिन ऐसे भयावह और ख़तरनाक होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका में रोडे द्वीप पर स्थित उस शापित मकान में कुछ न कुछ तो अजीब ही घट रहा था, जिसको महसूस वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी किया। तभी उन्होंने पेरेन फैमिली को उस घर में शिफ्ट होते हुए देखा तो उनसे रात में अपने घर में अंधेरा ना करने की सख्त हिदायत दी थी। पेरेन फैमिली ने उनकी बात को सुना तो, मगर उनकी इस अजीब हिदायत देने का कारण नहीं समझ पाए थे। उन्हें घर तो बिल्कुल सामान्य ही लग रहा था, जैसे कि अक्सर पुराने मकान रहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि वो घर बहुत सी दर्दनाक घटनाओं जैसे हत्या, बलात्कार, आत्महत्या का साक्षी रह चुका था। शायद इसी कारण से उन्हें उनके पड़ोसियों ने ये हिदायत दी थी। उस परिवार में 5 बहनें थीं जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, मगर उस घर में घुसने के बाद उनके खिलौने रहस्यमय ढंग से अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे। इस कारण से उन सब में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी थी, मगर उस समय सभी को उन आत्माओं में अपने दोस्त ही नजर आए, क्योंकि वो दिन भर उनके साथ खेलते और रात में उनसे कहानियाँ भी सुनते थे। मगर इन सब के बीच उनके माँ बाप को इस बात का अंदेशा हो गया था कि इस घर में कुछ अजीब है। अक्सर सुबह सुबह दरवाज़ा खोलने पर उन्हें बहुत ही गंदी दुर्गंध आती थी। धीरे धीरे उन सभी लड़कियों को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वो आत्माएं अब उनको डरा रही थी और ख़तरनाक हो चुकी थी। एक दिन उनकी एक बेटी एंड्रिया को उसकी बहन सिंडी को ये बात बताई कि वो आत्मा उसे बता रही है कि इस घर में 7 लोगों की लाशें दफन हैं। उन सभी की नींद अक्सर 5:15 पे सुबह एक अजीब सी सड़ी हुई दुर्गंध से खुल जाती थी कि जैसे कोई उनके घर में लाश पड़ी हो। उन सभी में सबसे ज़्यादा भयभीत और दहशत में उन लड़कियों की माँ कैरोलिन थी। उनके हर रोज़ रात में उनके कमरे में एक औरत की आत्मा आकर उन्हें डराती थी। उस औरत का सर आधा कटा हुआ था। उस आत्मा ने इनको ये घर छोड़ने की सख्त चेतावनी दी थी। इसी बात से घबराकर उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन से बात की। उन्होंने उनके घर जाने का निश्चय किया। उस घर में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने उनको बताया, इस घर में एक शैतानी शक्ति का निवास है। उसका नाम है बथशेबा थेयर, जो इस घर में कई साल पहले रहती थी। उसके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 की मौत रहस्यमय कारणों से हो गई थी। काली शक्तियों की साधना के लिए उसने एक जिंदा बच्चे को स्वयं कपड़े सिलने वाली सुई से गले पे प्रहार करके मार दिया था। उसके ऊपर अपने बेटे की मौत का केस भी चला, मगर पर्याप्त सबूत ना होने के कारण उसको कोई सज़ा नहीं हो सकी। मगर गांव वाले उसकी गतिविधियों से दहशत में रहते थे और इसीलिए ये सब देखकर गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसको पेड़ से लटकाकर मार दिया था। उसी की आत्मा इस घर में आज भी भटक रही थी। कैरोलिन बुरी तरह से डर गई थी। बथशेबा की वो शैतानी आत्मा किसी भी तरह बस उनकी और उन बच्चों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। एक दिन वो उस घर में आराम कर रही थी कि तभी अचानक से उसको अपने बाएं पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने पैर को ध्यान से देखा। उसका पैर कटा हुआ था और उसे बहुत खून बह रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि अचानक से अपने आप उसे चोट कैसे लग गई। जब लॉरेन वॉरेन को अपनी चोट दिखाई तो उसने उसकी चोट को देखा
तो उसकी चोट वैसी ही थी जैसे कि कपड़े सिलने वाली सुई से होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बथशेबा ने अपने बच्चे को मारा था। उसके बाद उन्होंने एड लॉरेन वॉरेन को उनकी मदद करने को कहा। उन दोनों ने ही वहाँ रहकर उनकी हिम्मत बांधी और चर्च से उस घर को शुद्ध करने की इजाज़त मांगी, मगर उन लोगों ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की स्वीकृति नहीं दी। मगर उसके बाद भी वो घटनाएं रुकी नहीं। इसीलिए सन 1980 में डर और दहशत से भरे पेरन परिवार ने उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में अपना घर बसा लिया। उनके उस मकान में रहने से पहले भी कई लोगों ने उस मकान में रहने की कोशिश की थी, मगर सभी ने डर और दहशत का ऐसा माहौल देखा कि उन्होंने फिर कभी पलटकर इस मकान की तरफ देखा भी नहीं। उस मकान में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इसी मकान में एक 11 साल के लड़की का बलात्कार और हत्या भी हुई थी। 2 लोगों के डूबने से मौत हुई थी और 4 लोगों की ठंड के चलते मौत हो चुकी थी। पेरन परिवार के बाद भी कई लोगों ने उस मकान में रहने की कोशिश की, मगर सब ने कुछ ही दिनों बाद उस घर में लगातार होती उन रहस्यमय गतिविधियों से डरकर बहुत जल्द ही मकान छोड़ दिया। वो मकान कई सालों तक खाली रहा और वहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आखिरकार एक नेल्फ्रिज दंपति ने इस मकान को खरीदने का मन बनाया। उनके अनुसार उनको इस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें और सड़ी हुई दुर्गंध तो आज भी आती है, मगर उन्हें ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ जिसके कारण वो ये घर छोड़कर जाएं। अब उस घर में ऐसा क्या रहस्य है, इसका पता तो शायद हमें पता ना चले, मगर आज भी उस घर का जिक्र करते ही पेरन परिवार अंदर तक सहम जाता है। उन्होंने अपनी आप बीती हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट नामक किताब में लिखी है, जिसे पढ़कर आप अंदर तक सहम जाएंगे। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, स्लेंडर मैन। वो अक्सर आपको जंगलों के पास नजर आएगा। आप अकेले अंधेरे रास्तों पर चल रहे होंगे, तभी अचानक दूर खड़ी आपको एक लंबी आकृति नजर आएगी। अंधेरे में अकेले खड़ी एक लंबी सी आकृति जिसको देखकर ही आपके अंदर सिहरन दौड़ जाएगी। आपके माँ बाप आपको ऐसे ही खतरों से बचने की हिदायत देते हैं, मगर आपने उनकी बात को अनसुना किया और आज आप इस शैतान के सामने खड़े हैं। वो आपको शारीरिक रूप पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर वो शैतान आपके दिमाग से खेलेगा और आप मजबूर हो जाएंगे उसका काम करने को। आप उसके गुलाम हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आपकी मुलाकात होगी स्लेंडर मैन से। अक्सर लोक कथाओं की उत्पत्ति हमारे समाज में सदियों से सुनाई गई कहानियों से होती है या फिर माइथोलॉजी से, मगर इस लोक कथा के बारे में पहली बार सुना गया सन 2009 में, वो भी एक इंटरनेट साइट पर। जी हाँ, इस शैतान का वर्णन ग्रीक और जर्मन माइथोलॉजी में भी सुनने को मिलता है, मगर फिर भी इसके बारे में पहली बार दुनिया को इंटरनेट के एक फोरम से ही पता चला। सन 2009 के जून के महीने में एरिक न्यूजडेन ने एक फोरम पर 2 फोटो अपलोड की। उस फोरम और एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी नकली फ़ोटो की खोज हो रही थी जो लोगों का दिल दहला दे। एरिक ने उस पर एक फ़ोटो डाली जिसमें एक पार्क में छोटे बच्चे बच्चियाँ खेल रही थी और उसके पीछे एक लंबी सी अजीब सी आकृति दिख रही थी जिसके हाथों के जगह पर मकड़ियों जैसे बहुत से तने बाहर आ रहे थे। उसके नीचे लिखा था, हम उन बच्चों को मारना नहीं चाह रहे थे, मगर उस आकृति ने हमें डराया भी और इस काम को करते समय हमें काफ़ी अच्छा भी लगा। उसके बाद उसने एक और फ़ोटो डाली और उस फोटो में एक प्लेग्राउंड था और वहाँ भी वही लंबी अजीब सी दिखने वाली आकृति खड़ी थी और बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। उस फोटो के नीचे लिखा था उस स्थान की एक रेयर फ़ोटो जहाँ से परसों दोपहर को प्लेग्राउंड में खेलते 16 बच्चों का अब कोई पता नहीं चल रहा है, वो सभी गायब हैं। ये दोनों ही फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा रहस्यमय और डरावनी थी कि लोगों के अंदर उस स्लेंडर मैन को लेकर एक डर व्याप्त हो गया। स्लेंडर मैन एक 8 फुट का लंबा और बिल्कुल पतला इंसान जैसे लगता है। वैसे तो देखने में कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि उसका चेहरा गायब रहेगा और उसकी जगह एक सफ़ेद गोला दिखेगा। उसको लोगों के दिमाग से खेलने में मज़ा आता है, खासकर बच्चों के, और वो उनको अपने साथ ले जाकर उनसे अपने शैतानी काम करवाता है। उसके हाथों की जगह कई सारे तने जैसी चीज़ होगी जो धारदार होती है। मगर ये स्लेंडर मैन केवल एक इंटरनेट फोरम की ही उपज नहीं है। स्लेंडर मैन के ऊपर कई लोगों ने उसके ओरिजिन को लेकर
रिसर्च किया और उन सभी को जर्मन और ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे ही एक शैतान के बारे में पता चला जिसका मुख्य शिकार बच्चे ही होते हैं। वो आपके बच्चों को आपसे छीन कर ले जाएगा और उनसे अपने शैतानी काम करवाएगा। वो आपको डायरेक्टली अपना शिकार नहीं बनाएगा, वो आपके दिमाग से खेलेगा और आपको भी एक शैतान बनाएगा और आप उसकी गिरफ्त में इस तरह जकड़ चुके होंगे कि आप उसको खुश करने को कुछ भी करेंगे। सन 2014 में वकेशा नामक जगह पर 12 वर्षीय 2 लड़कियों मॉर्गन और अनीसा ने मॉर्गन के 12वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी दोस्त पैटन को अपने घर रात में बुलाया। उन दोनों के ही अनुसार स्लेंडर मैन ने उन्हें अपने काम के लिए चुना था और उनको धमकाया था कि अगर उन्होंने उसका काम नहीं किया तो वो उन दोनों के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। इसी कारण से उन्होंने स्लेंडर मैन के बताए अनुसार अपनी दोस्त पैटन को मारने की साजिश रची थी और उसी तहत उसे रात में बुलाया गया था। वो दोनों ही उस शैतान का ये काम करके उसको खुश करना चाहती थी जिससे कि वो उनको अपनी शरण में ले ले। उनके घर के पास ही एक सार्वजनिक शौचालय था और उन्होंने पैटर्न को पहले वहाँ मारने का सोचा जिससे कि उसका खून धोने में आसानी हो, मगर फिर अचानक से उन्होंने अपना इरादा बदला और फिर पैटर्न को लेकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद अचानक से ही उन्होंने पैटर्न को ज़मीन पर गिराया और मॉर्गन ने तुरंत ही अपनी जेब से एक लंबा और धारदार चाकू निकाल लिया। उन्होंने तय ये किया था कि पैटर्न को चाकू अलीसा मारेगी, मगर ऐन समय पर अलीसा थोड़ा झिझक गई और उसने मॉर्गन को आगे बढ़ने को कहा। मॉर्गन ने तुरंत ही चाकू लेकर पैटर्न के शरीर पर 19 बार चाकू से प्रहार किया और उसको वहीं छोड़कर दोनों ही वहाँ से चल दी। उन्होंने पैटर्न से चुपचाप पड़े रहने को कहा और कहा कि वो उसकी मदद करेंगे, मगर वो आगे बढ़ती और फिर पलट कर नहीं देखा। पैटर्न ने किसी तरह हिम्मत बांधकर घिसटते हुए उस जंगल से बाहर आकर खुद को मुख्य सड़क तक पहुंचाया और वहीं बेहोश होकर गिर गई। लोगों ने उसे देखा तो तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक पैटर्न मौत से चंद क्षणों की दूरी पर ही थी, मगर वो एक चमत्कार ही था कि चाकू से 19 बार मारे जाने के बाद भी वो जिंदा बच गई। उन दोनों लड़कियों को जंगल से ही पकड़ा गया और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। उनके मुताबिक उन्होंने ये काम स्लेंडर मैन के कहने पर किया था जिससे कि वो खुश हो जाए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। एक दूसरी घटना में सिनसिनाटी नामक जगह पर एक बच्चे ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया था। उसके मुताबिक वो शाम को जब काम से लौटी तो उसका बेटा किचन में एक सफ़ेद रंग का मास्क पहना था और उसको देखते हुए उस पर हमला बोल दिया। बच्चे के मुताबिक उसे ऐसा करने को स्लेंडर मैन ने कहा था। अब इन 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले बच्चे सच कह रहे थे या झूठ, इसका निर्णय तो कोई नहीं कर सकता। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। मुंह नोचवा। नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। हर देश की अपनी अपनी प्रचलित लोक कथाएं होती हैं। भारत देश भी इनसे अछूता नहीं रहा है और भारत देश की अपनी ही एक प्रचलित लोक कथा है जिसने एक समय पूरे उत्तरी भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में खौफ का ऐसा आतंक मचाया था जिसे कोई अछूता नहीं रहा था। ये लोक कथा है मुंह नोचवा की। जी हाँ, सन 2002 के आसपास मुंह नोचवा के आतंक ने सभी को अंदर तक दहला कर रख दिया था। लोग इतने हद तक डरे और सहमे हुए थे कि वो रात में जागकर अपनी सुरक्षा की कामना करते थे। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया इलाके से शुरू हुई थी, जहाँ पर एक आदमी ने दावा किया कि उसको किसी अजीब और परलौकिक प्राणी ने अपना शिकार बनाया। उसके मुताबिक उसकी आंखें लाल थी और उसने एक झटके से उसका मुंह नोचा और फिर गायब हो गया। उस एक घटना के बाद से तो मुंह नोचवा के आतंक की घटनाएं बढ़ती ही गई और पूरा उत्तर प्रदेश दहशत में आ गया। लोग रातों में सोने को तैयार नहीं थे कि कहीं मुंह नोचवा आकर उनका मुंह ना नोच ले। कहा जाता था कि मुंह नोचवा रात के अंधेरे में ही आता था और एक झटके में मुंह नोच कर चला जाता था। वो नोचा हुआ स्थान धीरे धीरे सड़ता जाता था और फिर उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। महीनों तक रातों में लोग दहशत में जी रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मुंह नोचवा का रहस्य गहराता जा रहा था और आतंक बढ़ता ही जा रहा था। जितने मुंह नुचे हैं उससे ज़्यादा किस्से सुनने में आ रहे थे। शुरुआती कहानियों में सुनने को मिलता था कि कोई पंखों वाली लोमड़ी की तरह का कोई जानवर है जो अंधेरे में हमला करता है और लोगों का मुंह नोच लेता है। उसके बाद एक किस्सा ये चला
कि उसे पंख नहीं है, ऊपर का हिस्सा लोमड़ी का है और नीचे का मनुष्य का। दूसरा किस्सा ये चला कि वह नज़र ही नहीं आता, हमला करता है और गायब हो जाता है। मसलन वो बाज की तरह उड़ता हुआ एक पतंगा था जिसकी पूंछ से नीली और आंखों से लाल किरणें निकलती थी। कुछ लोग इसे दूसरे ग्रह से आने वाले यूएफओ की तरह ही कोई चीज़ बता रहे थे। कुछ लोग रिमोट से परिचालित होने वाला रोबोट ड्रैगन। कुछ लोग इससे भी 2 कदम आगे थे, वे इसे जीनोम के विज्ञान से बना कोई नया कीट बता रहे थे जिसे भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली कोई विदेशी ताकत यहाँ लाकर फैला रही थी। शायद ये संयोग था कि रिमोट से चलने वाले कई किस्म के खिलौने तब आम आदमी के बाजार में शामिल थे। चीन से ऐसे मैग्नेटिक खिलौने आ रहे थे जिनमें से लाल और नीली रोशनी निकलती थी और यूएफओ तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग की इधर खूब चर्चा होती रही थी। कुछ लोगों ने मुंह नचवा की वीडियो फिल्म बना लेने का दावा किया था। आईआईटी के वैज्ञानिक कहते थे कि यह पृथ्वी से निकलने वाली चिंगारियों की तस्वीर हो सकती थी जो अत्यधिक गर्मी के कारण विद्युत चुंबकीय आवेश से पैदा होती है। जिन जिन जगहों पर मुंह नचवा को पकड़ लेने या मार गिराने के दावे किए गए हैं उनमें कहीं रात में गुजर रहा यात्री, कहीं लोमड़ी, कहीं चमगादड़ तो कहीं बड़ा सा टिड्डा पाया गया था। बहरहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में इसका आतंक था। लोग रात भर जग कर पहरा दे रहे थे। कई जगह मुंह नचवा के आने का शोर सुनकर जो भगदड़ मची उसमें लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग प्रशासन से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने थाना पर हमला कर दिया और पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। ऐसी कई वारदातें हो चुकी थी, इसलिए पुलिस और प्रशासन अब इसे सिर्फ मास हिप्नोसिस नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे सुनियोजित साजिश देखी जा रही थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में मुंह नचवा का आतंक ज़्यादा था वे इलाके नेपाल और बिहार की सीमा से लगते थे। ये न सिर्फ पिछड़ा और गरीब इलाका था बल्कि अपनी भौगोलिक संरचना की वजह से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोहों की गतिविधियों का क्षेत्र भी था। ऐसे में मुंह नचवा का आतंक पुलिस और प्रशासन का ध्यान बटाने के लिए हो सकता था। ये पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध लोगों को भड़काने की साजिश भी हो सकती थी। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे थे, ये भूख और मौसम की मार से बौखलाए लोमड़ी या सियार जैसे वन्य जीव भी हो सकते थे। यदि उस समय 6 साल पहले बच्चों को उठाकर ले जाने वाले रहस्यमय लकड़बग्घे की सच्चाई सामने आ गई होती तो आज शायद ये मुंह नचवा इस रूप में कभी नहीं आता। जितनी मुंह थी उतनी बातें और उतनी ही कहानियाँ। सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। पुलिस ने इस घटना की कड़ी जांच की और इसी दौरान कई लोगों की रहस्यमय तरीकों से मृत्यु हो जाने के कारण दहशत भी फैल गई। लोग इसको केवल एक अफवाह मानने को तैयार नहीं थे, मगर पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था कि जिससे इन सभी घटनाओं की सत्यता की जांच हो सके। घटनाएं और दहशत बढ़ती ही जा रही थी। वैज्ञानिक भी कुछ साफ नहीं बता पा रहे थे और उसे कई तरह की घटनाओं से जोड़ते हुए देखा जाने लगा था। मगर कुछ महीनों बाद ये घटनाएं अपने आप ही खत्म होने लगी और लोगों के अंदर से मुंह नचवा का आतंक धीरे धीरे खत्म होता चला गया। पुलिस वाले भी हैरान थे कि ऐसे अचानक से घटनाएं कैसे बंद हो गई, मगर किसी सही निष्कर्ष पर ना निकल पाने के कारण पुलिस ने इसको एक रहस्यमय घटना बताकर इसकी जांच को बंद कर दिया गया। हमें आज भी ये पता नहीं चला कि आखिरकार क्या सच में कोई परलौकिक शक्ति ऐसा कार्य कर रही थी या फिर ये केवल अफवाह थी जिसका उपयोग लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, और शायद हम कभी ये जान भी नहीं पाएंगे। मगर दहशत से भरे लोगों में आज भी कहीं ना कहीं उसका डर बैठा ही हुआ है। अब मुंह नचवा का असल अस्तित्व क्या था, इसका फैसला तो आप ही कीजिए। तो अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। आज मैं आप सबको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होगी। ये कहानी है जर्मनी की रहने वाली एक लड़की एना एलिजाबेथ मिशेल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सॉर्सिज्म के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। एक्सॉर्सिज्म एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे कि किसी स्थान से या किसी मनुष्य से हम किसी भी तरह की बुरी आत्मा, बुरी शक्ति को दूर कर सकते हैं, उसको उन बुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। ईसाई धर्म में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई राक्षस किसी मनुष्य के शरीर को परिग्रहित यानी पजेस्ट कर लेता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उस राक्षस को उस मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाता है। आपको सोशल मीडिया पे ऑडियो के लिंक भी मिलेंगे जिनमें
मिशेल ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उन राक्षसों का नाम बताया था जिसने उसके शरीर को पजेस कर लिया था। एना एलिजाबेथ मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को लेब्नोफिंग, बावेरिया, पश्चिम जर्मनी में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। मिशेल को उनके माता पिता ने 3 बहनों के साथ पाल पोसकर बड़ा किया था। वो धार्मिक थी और सप्ताह में 2 बार चर्च में जाती थी। जब वो 16 वर्ष की थी और अचानक ही एक दिन उसके शरीर में भयानक ऐंठन होने लगी। डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चला कि उसको एक प्रकार की मिर्गी की बीमारी है। उसकी इस बीमारी के पता चलने के तुरंत बाद ही उसको डिप्रेशन की भी शिकायत होने लगी और उसको मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते हर हफ्ते चर्च जाने वाली लड़की भगवान के नाम से ही चिढ़ने लगी और उसके मुताबिक उसको अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। जून 1970 में उसको ऐसा तीसरा दौरा पड़ा अस्पताल में जहां वो रह रही थी। उसे कई सारी दवाइयाँ दी गई मगर उससे समस्या कम नहीं हुई। उसे दिन रात कभी भी विभिन्न तरह के शैतानी चेहरे दिखाई देने लगे। 1973 तक आते आते वो अवसाद से पीड़ित हो गई और प्रार्थना करते समय मतिभ्रम होने लगी और उसके अनुसार ऐसी अजीब आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी जो उसे परेशान करने लगी। एक दूसरे मनोरोग अस्पताल में भी मिशेल के इलाज से उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उसका अवसाद बिगड़ गया। लंबे समय तक इलाज में भी मदद नहीं मिली और वो 5 साल तक दवाओं का सेवन करते हुए अब उससे थक चुकी थी। मिशेल ईसाई पवित्र स्थानों और वस्तुओं के प्रति असहिष्णु होती जा रही थी। इसका क्या कारण था किसी को नहीं पता चला। मिशेल एक पारिवारिक मित्र के साथ सैन डेमियानो गई जो नियमित रूप से ईसाई तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया करती थी। वहां जाकर ही निष्कर्ष निकाला कि वो राक्षसी कब्जे से पीड़ित थी क्योंकि उसने ईसाई पवित्र झरने का पानी पीने से इनकार कर दिया था और पवित्र क्रॉस को देखते ही घबरा जाती थी। उसको हर तरह की दवाइयाँ दी गई मगर उसके शरीर पर तो जैसे इन सब दवाइयों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। 5 साल तक ऐसा ही चलता रहा मगर उसका स्वास्थ्य सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बीमारी से परेशान उसके माँ बाप को अब यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है अथवा आत्मा की बीमारी है जो कि बुरी आत्माओं के कब्जे में आ चुकी थी। मिशेल और उसका परिवार साथ ही साथ उसका समुदाय आश्वस्त हो गया था और कई लोगों से सलाह लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मिशेल के ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है और उसको निकालने के लिए उन्हें एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। पादरियों ने मना कर दिया, चिकित्सा उपचार जारी रखने की सिफारिश की और परिवार को सूचित किया कि इसके लिए बिशप की अनुमति की आवश्यकता थी। कैथोलिक चर्च में एक भूत भगाने के लिए आधिकारिक स्वीकृति दी जाती है। जब व्यक्ति कड़ाई से निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है तो सारे सबूत देखकर ही उसे कब्जे और आसुरी नियंत्रण से पीड़ित माना जाता है। धार्मिक वस्तुओं और अलौकिक शक्तियों के लिए विरुद्ध पीड़ित का झुकाव होना कुछ पहले संकेत है। मिशेल शारीरिक रूप से और कमज़ोर होती जा रही थी और आक्रामक होती जा रही थी। उसने अपनी पेशाब पीनी शुरू कर दी थी और कीड़ों को खाना भी शुरू कर दिया था। एक बार उसने एक मरी हुई चिड़िया के सिर को मुंह में दबाकर उसको खाना शुरू कर दिया था। कभी कभी वो कई घंटों तक या दिन भर टेबल के नीचे बैठकर कुत्तों की तरह भौंकती रहती थी। उसे हर तरह की दवाई दी गई मगर उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी भी कह रही थी कि उसे हर जगह केवल बुरी और आसुरी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद एक पादरी अर्न्स्ट अल्ट ने उसके लक्षण देखे और उन्होंने कहा कि उसके लक्षण किसी शारीरिक बीमारी के नहीं लगते हैं। अल्ट का मानना था कि वो राक्षसी कब्जे से पीड़ित थी और उसने स्थानीय बिशप से आग्रह किया कि वो एक्सोर्सिज्म करने की अनुमति दे। 1975 में अल्ट को लिखे एक पत्र में मिशेल ने लिखा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में अब कुछ भी करना व्यर्थ है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और एक बार उनसे ये भी कहा, मैं इस दुनिया की खातिर पीड़ा उठाने को तैयार हूँ लेकिन ये बहुत क्रूर है। उसी वर्ष के सितंबर में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने पादरी आर्नेल्ड रेंज को अनुमति दी लेकिन इसको गोपनीय रखने का आदेश भी दिया। 24 सितंबर को पादरी ने पहला सत्र किया। मिशेल ने इस दुनिया में हो रहे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना मरना ज़रूरी बताया और खाना पीना सब छोड़ दिया। माता पिता ने उसके अनुरोध पर डॉक्टरों से परामर्श करना बंद कर दिया और पूरी तरह से उस प्रक्रिया पर भरोसा किया।
इस दौरान लगभग 10 महीने तक एक्सोर्सिज्म के 67 सत्र हुए, हर 1 या 2 सप्ताह में, जो कभी कभार 4 घंटे तक चल जाते थे। 1 जुलाई 1976 को मिशेल का अपने घर में निधन हो गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 1 साल तक भूखमरी की स्थिति में रहने के कारण कुपोषण और निर्जलीकरण से उसकी मौत हुई थी। निरंतर जमीन पर अपने घुटने जोर से पटकने के कारण उसके घुटने टूट चुके थे और उसका वजन केवल 30 किलो का ही रह गया था। वो बिना किसी की सहायता के हिल भी नहीं पाती थी और उसे निमोनिया भी हो गया था। उसकी मौत के बाद माता पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का केस चला और इसमें पादरी और बिशप को भी सजा देने की मांग की गई। डॉक्टर ने कोर्ट में साफ साफ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मिशेल किसी भी तरह की भूत बाधा से पीड़ित नहीं थी। ये केवल एक मानसिक बीमारी थी जो कि उसके बिल्कुल सख्त लालन पालन की वजह से हुई थी। उसका मस्तिष्क समाज की उस सच्चाई को झेल नहीं पाया जिससे उसको जीवन भर अनभिज्ञ रखा गया था और इसीलिए उसकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। वहीं दूसरी ओर उस पादरी का कहना था कि लड़की को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, उसके शरीर को बुरी ताकतों द्वारा परिग्रहित किया गया था। उस पादरी ने कोर्ट को बताया कि कैसे मिशेल ने उस प्रक्रिया के दौरान अलग अलग आवाज़ों में उसने बताया कि उसके शरीर के अंदर उस समय लूसीफर, केन, जुडास, बेलियल, लीजन और नीरो जैसी बुरी शक्तियाँ मौजूद थी। कोर्ट ने उनकी दलील को सुनने के बाद उन्हें 6 महीने के कारावास और 3 साल की परिवीक्षा की सज़ा सुनाई। उसकी मौत के कुछ सालों बाद ही उसके घर में एक दिन अचानक ही आग लगने के कारण सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोगों ने उसे भी उन बुरी आत्माओं का कृत्य ही माना। मिशेल के कब्र को लोग आज भी एक पूजनीय स्थल की तरह पूजते हैं। मिशेल की इस सत्य कथा पर एक हॉरर मूवी भी बनी थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस फिल्म में काफ़ी हद तक सत्यता दिखाने की कोशिश की गई है। मिशेल का शरीर क्या सच में परिग्रहित था या फिर उसको केवल एक मानसिक बीमारी थी? इस सवाल का जवाब साफ साफ दे पाना उतना आसान नहीं है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी, नालेबा। आप सभी ने स्त्री फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें एक गांव पर चुड़ैल का साया रहता है जो रात के समय मर्दों को अपनी प्यारी आवाज़ में रिझाती थी और अगर वो मर्द उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देख लेता था तो उसकी मौत हो जाती थी। उसके आतंक से बचने के लिए गांव वालों ने अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखवा दिया था। जिसके घर के बाहर ये लिखा होता था वो चुड़ैल उसका कुछ भी अहित नहीं करती थी। उपरोक्त फिल्म बेंगलोर के एक गांव में फैली एक ऐसी अफवाह या सत्य घटना पर आधारित है। लोग उस चुड़ैल को नालेबा कहकर संबोधित करते थे और एक समय इसने काफ़ी आतंक मचाया हुआ था। लोग रात रात भर दहशत में रहते थे कि कहीं वो चुड़ैल उनके घर पर दस्तक ना दे दे। आज मैं आपको जिस अफवाह या सत्य के बारे में बताने जा रही हूँ उसके गवाह ये बताते हैं कि एक बार बेंगलोर के 90s दशक में इस शहर के गांव में एक रात को लोगों की अनजान तरीके से मौत होने लगी और अजीब बात ये थी कि लोगों की मौत रात को घर की चौखट पर होती थी। कुछ दिन बाद उस गांव में ऐसी वारदातें बढ़ने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगी नालेबा चुड़ैल की अफवाह। लोगों का कहना था कि ये चुड़ैल उस गांव में रात में घूमती है और मर्दों की तलाश में रहती है। लोगों का मानना था कि एक चुड़ैल रात को दरवाज़ा खटखटाएगी और दरवाज़ा खोलने को कहेगी। उसकी आवाज़ केवल और केवल मर्दों को ही सुनाई पड़ेगी, किसी स्त्री को नहीं सुनाई देगी और वह किसी परिजन की आवाज़ निकालती थी, खास करके माँ या पत्नी की आवाज़ में। अगर कोई उसकी पुकार को सुनकर दरवाज़ा खोल देता था तो अगले 24 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो जानी तय थी। ऐसी कई घटनाएं हुई थी और उन दिनों मौतों का आंकड़ा भी आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया था। लोगों में खौफ का माहौल था और रात में कोई भी बाहर निकलने से कतराता था। लोगों ने काफ़ी सोच विचार किया और उस भय से पार पाने का एक उपाय सोचा। उपाय ये था कि सब लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिख ले, जिसका मतलब होता है कल आना। और वो चुड़ैल करती भी यही थी। पहले तो वो दरवाज़ा खोलने को कहती थी, लेकिन फिर नालेबा लिखा देख अगले दिन आती थी। कुछ दिन ऐसे ही चला, लेकिन फिर जैसे बाकी अफवाहों का अंत हो जाता है वैसे ही ये बात भी शांत हो जाती है। लेकिन आज भी उस गांव के लोग नालेबा चुड़ैल से बहुत डरते हैं। लेकिन ये बात आज तक नहीं खुली कि इन लोगों को किसने मारा और हर रात को
कौन दरवाजे खोलने के लिए कहता था। आज भी आप इस गांव में जाएंगे तो आपको जगह जगह पर यही लिखा दिखाई देगा। कुछ समय बाद ये घटनाएं अपने आप ही कम होने लगी और किसी को इसका असल कारण नहीं समझा। लोगों में इसका खौफ भी कम होता चला गया। आज भी हर साल 1 अप्रैल को उस गांव में नालेबा दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है इस लोक कथा का स्रोत थाईलैंड में पाया गया था। वहाँ भी अचानक ही पुरुषों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी थी। सुनने में तो ये बात एक मजाक की ही तरह प्रतीत होगी कि कोई पढ़ी लिखी चुड़ैल भी बैंगलोर में घूमती है, मगर वहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ की साक्षरता दर काफ़ी अधिक है, जो कि केवल मर्दों को ही अपना शिकार बनाती हो और 2 शब्द लिख देने के बाद वापस भी चली जाती हो। मगर सच्चाई तो कोई नहीं जानता। तो ये था हमारी देश दुनिया की पॉपुलर और प्रसिद्ध हॉरर स्टोरीज़ का पार्ट 2। आपको कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।